हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिक्रूटमेंट प्रोसेस और उसके रूल्स के बारे में। देखिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, उसका इशू क्या है, इस पूरे वीडियो में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा और पूरी चीज़ों को जानेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, कितना क्या सैलरी मिलेगी, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर हरियाणा सरकार के विभाग बोर्ड नियम प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत जो आपके टेम्प्रोरी जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया गया है। पुराने तरीके से एजेंसियों के जरिए अस्थायी कर्मचारी, जैसा कि आपको पता है, डीसी रेट, अडोक बेसिस, इन सब आउटसोर्सिंग जो भी पॉलिसीज होती हैं इन पर रोक लगा दी है और तभी ये डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 रखा गया है। ये नियुक्तियां आउटसोर्सिंग नहीं मानी जाएंगी बल्कि इनको एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल डिप्लॉयमेंट रखा जाएगा। अब अगली प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस नीति के तहत नई कर्मचारी नियुक्त करने के लिए 4 लेवल में कर्मचारियों को योग्यता अनुसार बांटा गया है। इसके तहत मुक्त होने वाले कर्मचारियों को निगम के घोषित किए गए वेज, मतलब जो आपकी वेजेस क्या होती है, मजदूरी तो होती है, वेतनमान नए डीसी रेट पे ही मिलेगा। जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 के तहत लगे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस नीति को अधिसूचना जारी होते ही उसका पुराना एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाएगी और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, पुराने कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आयात किया जाएगा। आउटसोर्सिंग नीति भाग 1 और 2 के तहत मौजूदा कर्मचारियों को अगर निगम के घोषित वेज से ज़्यादा मिल रहा है तो निगम के जरिए रखे जाने पर उनका वेज कम हो सकता है। मैं यहाँ पे हरियाणा जॉब से ले रही हूँ भाई ये चीज़ें। यहाँ पर योग्यताएं और शर्तें क्या हैं, देखो, यहाँ पर आप अपनी जॉब रोल सूची के अनुसार नियुक्त किए जाओगे। ठीक है, 18 साल से मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए एज, अपर तो यहाँ पे देख लीजिए आप 58 साल तक भी है। ठीक है, योग्यता और अनुभव आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। निगम का रोल क्या होगा, निगम संबंधित विभाग की ज़रूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए मैन पावर होगी और उसके बाद ये सर्कुलेट करता रहेगा। अब यहाँ पे देखो, किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश से पहले निगम एक मांगकर्ता संगठन में तैनाती के लिए उम्मीदवार के नाम पर विचार करने एसएमएस या ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार की सहमति मांगेगा। भाई ठीक है, देखो इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लो कि आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आ गई और आप एलिजिबल माने गए एक जॉब के लिए। मान लो आपने एमबीए किया है, आपने बीबीए किया है, बीसीए किया है, एमटेक किया है, बीटेक किया है, मास्टर डिग्री की है, एनीथिंग काइंड ऑफ एल्स अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल माने गए। तो वो आपको एक एसएमएस भेजेंगे कि आपका इंटरव्यू है या हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी तरफ से सहमति देते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर आप अपनी तरफ से सहमति नहीं देते, भाई आप नहीं जाना चाहते या आपकी कहीं और अच्छी जगह जॉब लगे या आपकी गवर्नमेंट ही लग गई है, तो भाई आप नहीं जाना चाहोगे। यदि तैनाती के पहले प्रस्ताव के संबंध में सहमति के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो संबंधित उम्मीदवार को 1 महीने की अवधि के लिए नियुक्ति के दूसरे प्रस्ताव के लिए भी उसकी सहमति दूसरी बार फिर से पूछा जाएगा और 2 महीने की अवधि के लिए मेरिट सूची से वंचित कर दिया जाएगा फिर बाद में। ठीक है, अंत में तीसरी बार सहमति के बारे में कोई प्रतिक्रिया न आने पर 6 महीने की अवधि के लिए, मतलब एक बार आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ना हाँ या ना का जवाब दिया तो 2 महीने के लिए, दूसरी बार भी नहीं की, सॉरी पहले एक बार नहीं की तो 1 महीने के लिए, दूसरी बार नहीं की तो 2 महीने के लिए, तीसरी बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया तो 6 महीने के लिए आप अवधि से बाहर हो जाओगे। ये कुछ नियम और शर्तें हैं, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है विभाग क्या काम करेगा, आपका विभाग भी देख सकते हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ वो देखिए। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों के लिए ये प्रक्रिया रहेगी। मापदंड क्या रहेंगे, सालाना पारिवारिक आय के आपको 40 अंक मिलेंगे यहाँ पे। इसमें उम्मीदवार की आयु के 15, कौशल योग्यता के 20, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5, सीईटी परीक्षा के 10, ईज ऑफ डेवलपमेंट के यहाँ पे 10 नंबर, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार के 10, तो टोटल 150 अंक। और सालाना की ये देखो, 1,80,000 अगर आपकी सालाना इनकम है तो 40 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से 2,50,000 के बीच है तो 30, 2,50,000 से 4 लाख तक है तो 20, 4 लाख से ज़्यादा है तो 10 नंबर। 18 से 24 साल एज लिमिट है तो 5 नंबर मिलेंगे। 24 से 30 साल वालों को 10, 30 से 36 वालों को 15, 36 से 42 वालों को 10 और 42 से ज़्यादा 0। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी, जिस उम्मीदवार के पास NSQF सर्टिफिकेट यानी ITI, SVSU यूनिवर्सिटी और SSC वगैरह से मान्यता प्राप्त NCVT या SCVT सर्टिफिकेट होगा, उसे 20 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड का आपको पता ही है, किसी का फादरलेस है, 42 साल से पहले डेथ हो गई है, या फिर वो सेकंड या फर्स्ट चाइल्ड है तो उसकी 15 ईयर पहले होने से पहले उसके पिताजी मर गए हैं तो भाई 5 अंक मिलेंगे। अंत्योदय में अगर आपका संबंधित है डाटा अंत्योदय परिवार से तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट के आपको अंक मिलेंगे 10। उसके बाद मैं बता देती हूँ, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा, वेबसाइट भी इसी बता रहे होंगे। देखो, पहला फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज चल रहा है, और ये फर्स्ट फेज उन्हीं लोगों के लिए चल रहा है जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, अडॉक बेसिस, DC रेट पे काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी आपका नहीं हो रहा है। सेकेंड फेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि भाई अब से सब लोग कॉमन जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिएगा वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक वीडियो और भी बताई थी। फैमिली ID चाहिए भाई, फैमिली ID का आपका कोड डलेगा, जैसे ही कोड डाला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP से सारा डाटा उठा लेगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आप अपने नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो या बहन भाई जो भी है उसके नाम पे कराना चाहते हो, सारा डाटा एज वगैरह वहीं से उठा लेगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड मांगेगा, यह आधार कार्ड का जो आपका नंबर होता है, आधार कार्ड नंबर, वो मांगेगा। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं, डोमिसाइल आपका जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बोलेंगे उसको, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो हरियाणा का है उसका कोड मांगेगा। उसके बाद आपने 10th की है, आपने +2 की है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मास्टर डिग्री की है, आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है, आपने JBT की है, BEd की है, सब कुछ यहाँ पे स्कैन होगा, सबके मार्क्स डाले जाएंगे, पासिंग ईयर डाले जाएंगे, आपकी परसेंटेज रेशो डाले जाएंगे, आपके सारे स्कैन होंगे, डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होंगे वहाँ पे अटैच होंगे, आपके फोटो सिग्नेचर होंगे, सारे JPEG फॉर्म में होंगे, कंप्रेस्ड फाइल फॉर्म में होंगे। साइबर कैफ़े पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना, खुद से टीचर मत बन जाना प्लीज़। और अगर कोई भी इशू रहता है, अभी बहुत टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब आप एलिजिबल होगे। अभी सिर्फ वही कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, कहीं काम कर रहे हैं DC रेट पे, अडॉक बेसिस पे, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मेरे को ये बताना था। बाकी एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बताई थी कि भाई आपका यहाँ पे आपको कैसे जॉब मिलेगी। मान लो कि मैंने JBT BEd किया हुआ है, मैंने JBT और BEd किया हुआ है, प्लस मैंने मास्टर डिग्री भी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर TGT और PGT दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैंने JBT किया है, +2 किया है, तो मैं यहाँ पर क्या PRT के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बिहाफ पे भी बहुत सारी जॉब है। अगर मैंने 10th किया है तो ग्रुप D की पोस्ट मिलेगी, अगर मैंने +2 किया है तो क्लर्क टाइप की पोस्ट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और सैलरी आपको वहाँ पे अलग अलग रेशो है, अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट सैलरी डिफर करती है। तो ये मेरे को बताना था कि भाई अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरा ही रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं का हो रहा है। बाद में जब सब कॉमन कैंडिडेट का आएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।